What are the exemption that a salaried person can claim? मैं दो एडवांटेज बता सकता हूँ जो न्यू रिजीम में भी ली जा सकती हैं। What is with least compliances a person can file his ITR? आज की डेट में फाइलिंग ऑफ रिटर्न बहुत सिंपलीफाइड है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उठाइए, इसमें आप अपना डेबिट क्रेडिट देखिए। सरकार ये मानती है कि मैं कम से कम इन्फॉर्मेशन लूँ। सर, क्या सैलरीड एम्प्लॉइज को भी नोटिस आते हैं? क्यों नहीं आ सकते? इनकम में तो नोटिस आ ही सकते हैं। सब बैंक अकाउंट रडार पर हैं। Can the return be revised? हाँ, रिटर्न रिवाइज की जा सकती है, लेकिन पीरियड बहुत छोटा है। रिफंड कब तक आ जाता है हमें? अभी भरे 2 घंटे बाद आ जाए। 23 days for refund now gets done within 10 days. Today we have with us India's most renowned income tax expert, who is not only the past president of Institute of Chartered Accountants, but he has advised and drafted policies with respect to income tax for Government of India. We welcome CA Ved Jain sir. Cash transaction भी normal dealing में होती है. बिजनेस में कोई खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में आप नहीं कर सकते। What about crypto? क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो भारत सरकार के लिए एलर्जिक है आज की डेट में। What is the tax implication on futures and option? रेजिडेंट में सबसे जो ज्यादा पेन पॉइंट होता है वो होता है सैलरीड एम्प्लॉइज को। नो डाउट इस साल के बजट में जो कैप है वो 12 लाख कर देगी। 12 लाख से नीचे जो भी इनकम होगी दैट विल बी टैक्स फ्री। बट स्टिल व्हाट आर द एग्जेम्पशन दैट अ सैलरीड पर्सन कैन क्लेम? देखिए, निश्चल ये बात मान के चलनी चाहिए कि एक आदमी कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। फाइनेंस मिनिस्टर ने आपकी इनकम को 12 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट कर दिया, हाँ जी। और उसके बाद ये उम्मीद करें कि मुझे और इंसेंटिव मिले, एग्जम्पशन मिले, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज की डेट में इंडिया में 2 रेजीम है, ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम। जी। ओल्ड रेजीम फेज आउट हो गया है लगभग ऑलमोस्ट, और न्यू रेजीम के अंदर कोई भी किसी भी तरह की टैक्स की एग्जम्पशन नहीं है। तो मैं पहले ओल्ड रेजीम की बात करता हूँ आपको जी। कि ओल्ड रेजीम में बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट मिलते थे। एक बेनिफिट हम कहते थे लॉन्ग टर्म सेविंग्स, कि आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, आप एनएससी खरीदते हैं, हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो आपको उसकी छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की। इसी तरह से आप मकान लेते हैं तो उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट देते हैं आप सेल्फ ऑक्युपाइड का, तो 2 लाख की छूट मिलती थी। मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसकी एक 25,000 की छूट मिलती थी। तो ये बहुत सारी प्रोविज़न थे। एचआरए की मिलती थी, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता था। तो सरकार ने कहा कि इससे कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न होते हैं, तो हम इसको डू अवे कर देते हैं और Okay. हम इसकी जगह आपको थ्रेशोल्ड ही बढ़ा दिया है। हम्म। तो आज की डेट में क्या प्रोविज़न है कि आप ओल्ड रेजिम में जाएँगे तो आपकी बेसिक इनकम की एग्जम्पशन 3 लाख रुपए की होगी। उसके ऊपर आपका जो स्लैब है वो चलेगा, लेकिन आपको फिर ये एग्जम्पशन मिल सकती है। लेकिन अगर आप ओल्ड रेजिम में नए रेजिम में आते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं है, और उसके बाद 5%, 10%, 15%। हमारी ये कैलकुलेशन कहती है कि कोई भी सैलरीड पर्सन को आज की डेट में किसी भी तरह से न्यू ओल्ड रेजिम में रहने का बेनिफिट नहीं है। ओके। अब आप पूछेंगे कि नए रेजिम में क्या एडवांटेज ली जा सकती है, तो मैं 2 एडवांटेज बता सकता हूं जो न्यू रेजिम में भी ली जा सकती हैं। ओके। एक, हाउस रेंट अलाउंस लेने के बजाय जिन सैलरीड क्लास के पास अपना मकान नहीं है, अगर वो चाहें तो अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दें। यानी कि जिस Okay. मकान को मैं रहता हूँ उस हम्म। मकान का वो एम्प्लॉयर रेंट पे करे ठीक है। और मुझे वो ऑफर कर दे रेंट फ्री एकोमोडेशन में। अगर Okay. ऐसा करते हैं तो मेरे हाथ में सिर्फ 10% सैलरी का मेरी का परकेजिट माना जाएगा। एग्जम्पशन और परकेजिट में डिफरेंस है। परकेजिट ऐड होते हैं, अलाउंस एग्जम्पशन होती है। तो सपोज करिए आज मेरी सैलरी 3 लाख रुपए महीने की है और मैं 1 लाख रुपए महीने के मकान में रहता हूँ। अगर मुझे एम्प्लॉयर 3 लाख रुपए देता है और मैं 1 लाख रुपए अपने मकान के किराया देता हूँ, तो मेरे हाथ में 2 लाख रुपए बचते हैं और टैक्स मुझे 3 लाख रुपए पे देना पड़ता है। अब मैं एम्प्लॉयर से ये कहूँ कि साहब एक काम करिए, मेरी सैलरी 2 लाख रुपए कर दीजिए और Okay. साथ में मुझे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दीजिए जिसका किराया 1 लाख रुपए आता है। वो Okay. एम्प्लॉयर उसको 1 लाख रुपए दे देगा। एम्प्लॉयर जो है आपको, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 आपको दिया 1 लाख, और आपके हाथ में इनकम जो टैक्स होगी वो 2,30,000 रुपए होगी, क्योंकि आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है तो 10% पर क्रेडिट माना जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का, और 2,30 तो आपको 70,000 रुपए का बेनिफिट इसमें मिल तो जाएगा। आप कह रहे हैं कि न्यू रेजिम में एचआरए अलाउंस भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर एचआरए नहीं मिलेगा तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एम्प्लॉयर से कह के ये कर दीजिए, आप रेंट फ्री अकोमोडेशन कर दीजिए, जितने की वो रेंटल पे कर रहा है उतने से
सैलरी आपकी डिडक्ट कर 10% लो, माइनस करके आपके हाथ में सारा बेनिफिट टैक्स का एग्जेम्पशन आ जाए। एंड 10% ऑफ टोटल सैलरी होता है या सैलरी 10% प्लस थ्री बेसिक प्लस? पे प्लस डीए। ओके, तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, दैट इज मान लीजिए 2 लाख रुपीज पे 10%, 20,000, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। हाँ। ओके, एंड इसी के जी, साथ में एक और एडिशनल बेनिफिट लिया जा सकता है, वो है कार, वही मोटर कार का। ओके, आज की डेट में मोटर कार का परकेज टैक्स होता है, हम्म, यानी कि एम्प्लॉयर से आप गाड़ी अपनी लेके चलते हैं, खर्चा अपना करते हैं, और आपको जैसे मैंने पहली वाली एग्जांपल को ही मैं लूँ, 3 लाख वाले को ही जी, आप 1 लाख रुपये अपना सैलरी में रेंट में देते हैं, उसकी जगह आपने उसको कन्वर्ट करा लिया परकेजिट में 1 लाख रुपए का। अब आप हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा करते हो गाड़ी के ऊपर, आपने गाड़ी ली हुई है, उसका आप इंटरेस्ट पे करते हैं या आपका पेट्रोल का पेमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। जी, तो आप ये कह सकते हैं एम्प्लॉयर को कि एक गाड़ी एम्प्लॉयर आपको आपको दे दे एज ए ओके, परकेजिट टू बी यूज फॉर योर पर्सनल पर्पजेज एज वेल एज योर ऑफिस पर्पजेज। ओके, अगर आज की डेट में अगर ऐसा किया जाता है तो आपके हाथ में सिर्फ 1800 रुपये, 1800 रुपये महीना, और ड्राइवर साथ में दे दे तो 900 रुपये महीना, तो ओके, 2700 रुपये महीने का आपके हाथ में परकेजेट माना जाएगा सिर्फ, और बाकी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो जितना गाड़ी का बिल है वो, ओके, अब आपकी एम्प्लॉयर सैलरी कम करेगा, जी, तो वो 2 लाख रुपए की जो सैलरी दे रहा था आपको, 1 लाख रुपए तो 3 लाख की, तो 1 लाख रुपए तो आपको वो रेंट में दे रेंट फ्री, देगा। बिल्कुल, अब वो कहेगा 25 हज़ार रुपये आपका गाड़ी का खर्चा पड़ता है, तो मैं आपको सैलरी 1,75,000 रुपये देता हूँ। ओके, तो अब आपकी इस कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ अगर, जी, तो 1 लाख में से 30,000 का तो आपको पर क्रेडिट माना जाएगा वो, हम्म, 1,75 प्लस 30, 2,05,000, और जो 25,000 है उसके अंदर आपको 2700 महीना आपको बनेगा। तो अगर उसको जोड़ दो तो आपको 2,08,000 रुपये लगभग सर पड़ेगा, तो आपको एक टैक्स का हम्म, एडवांटेज आ जाएगा। सर जो आप 1 लाख पे 30,000 कह रहे हैं वो कैसे आता है, जो कैलकुलेशन है? 10% ऑफ द सैलरी विल बी कंसीडर्ड एज ए परक्विजिट। जो मैंने ओके, पहले एग्जांपल, मैं गॉट इट, 3 लाख की सैलरी मान रहा हाँ हूँ, आप हाँ, 2 लाख ओके, 3 लाख की मान रहा हूँ ना, जी जी तो जी, 3 लाख की सैलरी पे 10% आपका रेंट आपके अकाउंट में आएगा, तो 30,000 रुपये आपके हाथ में परक्विजिट हो जाएगा। ओके, डन। सो एंड ये जो कार लेंगे ये कंपनी के नाम पे होती है ये कार या कंपनी के नाम पे होती है। कंपनी के नाम? कार कंपनी के नाम पे होनी चाहिए और हम्म, सारा खर्चा कंपनी बियर करेगी, क्योंकि वो 25,000 के अंदर ओवरऑल आपका आ रहा है, तो हम्म, एम्प्लॉयर उतनी सैलरी आपको कम दे रहा है। ओके, तो इसमें एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट हो गया, डिडक्शन मिल जाएंगी, नहीं, डिडक्शन नहीं मिली ना, एम्प्लॉयर को नहीं, भी डेप्रिसिएशन एंड कार पे एम्प्लॉयर को डेप्रिसिएशन, वो तो मिलेगी मिलेगी हाँ, उसको। एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उसको एक्सपेंस क्लेम भी कर सकता है वो फॉर द नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड वो तो कर ही रहा है कर ना, ही रहा है ना? उसी नाम का एडवांटेज है ना, एम्प्लॉयर को जी, कोई नुकसान नहीं है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर तब मानेगा जब उसको टोटल एक्सपेंडिचर न्यूट्रल हो। हम्म, उसको कहना है मैंने आपके ऊपर 3 लाख रुपए महीने का खर्चा करना है। तो जी, एक तरीका है मैं आपको 3 लाख का चेक हर पहली तारीख को आपको दे दूं। हम्म, दूसरा तरीका है कि मैं आपको एक रेंट 2 लाख 1,75,000 रुपये आपको दे दूंगा। 1 लाख रुपए आपके मकान मालिक को दे दूंगा, जो उसका जिस मकान में आप रह रहे हैं, जी। और 25,000 रुपये जो आपकी गाड़ी का खर्चा चल रहा है वो गाड़ी के खर्चे में चला जाएगा। इसमें अगर एम्प्लॉय कोई एक्सपेंस करता है, फॉर एग्जांपल रीइंबर्समेंट कोई एक्सपेंस होता है, मान लीजिए ट्रैवल का एक्सपेंस कर रहा है या कंपनी के काम से कहीं गया या फूड का एक्सपेंस करा है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड कंपनी रीइंबर्सेस इट, सो उसको वो कैसे दिखाएगा? विल दैट बी अ पार्ट ऑफ सैलरी और हाउ शुड ही ट्रीट इट? नहीं, देखिए, जो खर्चा कंपनी के अकाउंट में होता है, कंपनी के नाम का होता है, जी, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 37 जो कहता है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस हम्म, विच इज नॉट पर्सनल एंड विच इज नॉट कैपिटल इन नेचर इज अलाउेबल डिडक्शन। तो आज की डेट में सपोज करो मैं एक XYZ लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉइज हूँ, हम्म, वो मुझे कहती है आपको बॉम्बे जाना है और आपको ये काम कर कर आना है, तो मैं यहाँ से जब जाऊँगा बॉम्बे तो वो सारा खर्चा कंपनी का है। जी, अब उसके तरीके दो तीन हैं। एक, कंपनी मेरी टिकट बुक करा दे। हम्म, दूसरा है मैं अपनी टिकट बुक करा लूँ हम्म, और कंपनी मुझे रीइंबर्स कर दे, रीइंबर्स कर दे। जी, तो दूसरे, अगर कंपनी मुझे, मैं अपनी टिकट बुक करा के कंपनी मुझे रीइंबर्स करती है तो मेरे एक्सपेंडिचर नहीं है ना, वो मेरी ओके, इनकम है। तो ओके। जितने मैंने खर्चा किया, जितना मेरी इनकम वापस आया, तो वो आपके हाथ में नहीं जुड़ेगा। इज देयर एनी मैकेनिज्म टू रिपोर्ट दैट एज नो, वेल? इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह की। आप अलाउंसेस की रिपोर्टिंग होती है, इसकी कोई इसकी रिइंबर्समेंट कोई रिपोर्ट नहीं है। सर बहुत लोग आज की डेट में जैसे सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, तो वो आफ्टर देयर जॉब दे डू फ्रीलांसिंग और दे आर डूइंग कंसल्टेंसी। हाउ शुड दे ट्रीट देयर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू कंसल्टेंसिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया? देखिए, दो बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक, रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक होता है फ्रीलांसिंग
और प्रोफेशनल सर्विसेज। हम इसको टेक्निकल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें, इफ द मेथड एंड मैनर इन विच द सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म is being controlled by the other person, then there is an employer-employee relationship. But if it is not being controlled by any other person, then it is not employer-employee, this is a freelancing. तो Okay. आप सुबह 10 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, क्या करना, कैसे करना, वो एम्प्लॉयर आपकी ड्यूटी फिक्स करता है, आपकी लीव ग्रांट होती है, पीएफ है, जैसा ये आपके जी। एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है। एक इसके बदले में विपरीत में फ्रीलांसिंग है। आप आए अपने हिसाब से कंसल्टेंसी करते हैं, जैसे प्रोफेशनल करते हैं, वो जो लांसर करते हैं। तो उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पुराना फिल्म स्टार दुर्गा खोटे होती थी। ओके। उनका कैसा पुराने ज़माने में जब फिल्म स्टार को एंगेज किया जाता था तो नॉर्मली जो प्रोड्यूसर होते थे वो नए स्टार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि हम आपको 50,000 पर मंथ देंगे और 3 साल तक के आप हमारे यहाँ ही काम करेंगे, किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकते। ओके। तो तब ये सवाल उठा था कि ये 50,000 पर मंथ सैलरी है या ये प्रोफेशनल है या कंसल्ट ये फ्रीलांसिंग है। ओह यस। तो उसके बारे में कोर्ट के केसेस ने डिसाइड किए कि भाई अगर वो इंडिपेंडेंस है तो प्रोफेशनल है, और इंडिपेंडेंस नहीं है तो ये एम्प्लॉयर है। आपके सवाल के जवाब देने के लिए कि अगर मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और जी। वहाँ पर मुझे सैलरी मिल रही है, वो तो मेरी सैलरी इनकम में जाएगी। इसके अलावा मैं पास टाइम में कंसल्टेंसी भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के केस में बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है बिल्कुल हाँ। कि डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में अपने जॉब करते हैं, वहाँ से सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ पे उनको प्राइवेट प्रैक्टिस भी अलाउड होती है, तो शाम को क्लिनिक पे बैठते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, डॉक्टर करते हैं। तो उसको हम प्रोफेशनल इनकम मानते हैं। वो ओके। एक इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में सेपरेटली टैक्स होगी और उसके लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, या आप उसको प्रेजेंटिव मॉडल जो हम टैक्सेशन के जी। जिसमें कहते हैं 44 ADA उसमें हम्म। लेके जा सकते हैं। उस पर भी तो हम सैलरी इनकम जी। आपको सेपरेट दिखानी पड़ेगी और ये इनकम आपको सेपरेट दिखानी पड़ेगी। आज की डेट में इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि इस टाइप की इनकम अगर आप प्रोफेशन में फॉल करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशन कैटेगरी डिफाइंड है, तो वहाँ अगर आप बिना अकाउंट्स के प्रेजेंटिव मॉडल में जाएंगे तो 75 लाख रुपए तक का 50% आप देके इसमें डन। टैक्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जैसे अभी आपने ये बोला कि बहुत केस लॉज भी डिसाइडेड है कि वेदर इट विल बी अ सैलरीड इनकम और इट विल बी अ बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम डिपेंडिंग अपॉन जो आपको काम दे रहा है उसका कितना कंट्रोल है आपके ऊपर, उस बेसिस पे डिसाइड होएगा। तो सर कोई जजमेंट या कुछ आप ऐसे साइड कर सकते हैं जिससे लोगों को ये पता लग जाएगा, हाँ जी वी कैन टेक दिस एज अ सैलरी इनकम और वी कैन टेक दिस एज अ बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। देखिए दुर्गा खोटे वाला फिल्म स्टार दुर्गा खोटे का केस का सर्च गूगल जी, पे जी। जाके करेंगे, आपको हाथ आ जाएगा इमीडिएटली। Okay. शी हैज बीन वेरी पॉपुलर। आज की जनरेशन को उनके बारे में नहीं पता। वो दुर्गा खोटे जी। वाज नॉन फिल्म एक्ट्रेस और वो थी। वो आप करेंगे तो आपको इमीडिएटली नजर आ जाएगा। ओके। बट आप जब पढ़ने के बाद आपको फैक्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। बेसिकली ये एक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स होगा कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर दूसरे का कंट्रोल कितना है, आपकी ड्यूटी आवर्स फिक्स हो रहे हैं क्या, आपका काम असाइनमेंट होता है। जैसे हम ऑडिट में कहते हैं इंटर्नल ऑडिटर होता है, एक इंटर्नल ऑडिटर एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक इंटर्नल ऑडिटर फ्रीलांसर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और अगर उसको कह दिया जाए कि आपको 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, ये आपका जॉब का स्कोप है, करना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और रिलेशनशिप। जी। एक आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है और आपको ये इंटर्नल ऑडिट करना है, तो ये प्रोफेशनल हो जाएगा। सर मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में गिग वर्कर्स के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनीज, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग देम ऑन देयर पेरोल। वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम एंड दे आर ट्रीटेड एज अ गिग वर्कर। तो इस चीज का लोगों ने दे हैव मेड अ बाइफर्केशन कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनाना है या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे लेना है। तो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो क्या हम उनको वी कैन ट्रीट इट एज नॉट एन एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब एक आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम करता है वो? बाय एंड लार्ज मैं कहूँगा आंसर विल बी यस, लेकिन उसमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइमिंग्स, आने जाने के, लीव का और बेनिफिट नहीं जुड़े हों। ओके। अगर प्योरली आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ये आपको काम करना है और आपको इतने पैसे मिलेंगे ये काम करने के, और उसमें आपके ड्यूटी आवर्स वगैरह फिक्स नहीं किए जाएँ, तो बाय एंड लार्ज आपका कॉन्ट्रैक्चुअल में निकल जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय भी होता है बेसिकली वो अपने आप को पर्क्स छोड़ना नहीं चाहता कई बार, कि जो और बेनिफिट कंपनी के साथ अटैच होते हैं जी। और जो होता है बोनस है, कुछ और चीज़ें, ये चीज़ें वहाँ नहीं लिंक होनी, क्योंकि इसके ऊपर मेनली डिपेंड करेगा कि क्या होना चाहिए। ओके। मान लेते हैं सिर्फ सैलरी इनकम है, देयर इज नो अदर इनकम, व्हाट इज विद लीस्ट कंप्लायंसेस अ पर्सन कैन फाइल हिज ITR? देखिए अगर सिंपल सैलरी इनकम है, मैं ये मान के चलूंगा जिसकी भी सैलरी इनकम है, एक बैंक अकाउंट तो जरूर होगा उसके पास। जी।
और बैंक अकाउंट होगा तो छोटा-मोटा बैंक का इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। सेविंग बिल्कुल। नहीं भी होगी तो सेविंग अकाउंट का छोटा-सा इंटरेस्ट तो आएगा। हाँ जी। तो फॉर्म तो आईटीआर तो आज फाइल करनी पड़ेगी और लॉ ये है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर की है न्यू रिजीम में तो आपको एक आईटीआर तो फाइल करनी है। एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 है वो देगा और वो कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। ओके। तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है और सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर ने आपको सर्टिफिकेट दिया उसमें आपकी सैलरी के बारे में डिटेल दी है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उठाइए, इसमें आप अपना डेबिट क्रेडिट देखिए कि आपको कोई इनकम इंटरेस्ट क्या आई है वो दिखा दीजिए। छोटा-मोटा कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर में, म्यूचुअल फंड में जो आपको कुछ आया है, तो वो इंक्लूड करिए। दैट्स जैसे ये तो हमने बात की कि इफ समवन इज डूइंग अ साइड हसल, इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, 10 से 6 काम कर रहा है और उसके बाद साइड हसल कर रहा है, अपना कुछ फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है। तो अगर अगर ये फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है तो इसकी ये बिज़नेस इनकम मानी जाएगी फ्रीलांसिंग वाली और वो ओके, सैलरीड एम्प्लॉइज़ तो होगा लेकिन साथ के साथ में बिज़नेस भी कहलाएगा तो उसका। इसके लिए फिर आईटीआर फॉर्म्स अलग होंगे। आईटी आईटीआर फॉर्म अलग हो जाएगा। आईटीआर की कंप्लायंसेस इसमें अलग होएगी। उसको वो अलग से डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। देखिए सैलरी वाले को बहुत एक सिंपल फॉर्म सहज आईटीआर 1 बनाया हुआ है। ओके। सरकार ये मानती है कि मैं कम से कम इन्फॉर्मेशन लूँ, हुँ, तो आईटीआर 1 में एक ऑब्लिगेशन रखा हुआ है कि उसके पास सैलरी इनकम, एक मकान से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए सेल्फ ऑक्युपाइड और इंटरेस्ट इनकम, ओके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह की हो और 50 लाख रुपए से टोटल इनकम कम होनी चाहिए। अब इस साल सरकार ने उसमें एक कैपिटल गेन की भी 1,25,000 रुपए जो टैक्स फ्री होता है लॉन्ग टर्म, वो भी जी, दे दिया है। ओके। तो आपके 4 कंपोनेंट उसमें आपको दे दिए गए। सैलरी टोटल इनकम 50 लाख से कम, हुँ, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओके। इंडिविजुअल एचईएफ नहीं कर सकती। दूसरा उसके पास एक से ज़्यादा मकान नहीं होना चाहिए हुँ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम वगैरह हो और 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये ओके, है तो वो आईटीआर 1 भर सकता है। ओके। एंड आईटीआर 1 is the simplest form of the ITR. सिंपलेस्ट फॉर्म। And if in case he has a business income as well or अब any बिजनेस freelancing इनकम है income. तो इमीडिएटली हैज टू शिफ्ट टू आईटीआर 3 Okay. क्योंकि बिजनेस इनकम के लिए फॉर्म 3 एप्लीकेबल होता है। आईटीआर 2 इंडिविजुअल के लिए है, एचईएफ के हम्म, लिए है, जो अदर देन इन कैटेगरी में नहीं है। एक सैलरी एम्प्लॉय हो सकता है जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। जी, एक सैलरी एम्प्लॉय हो सकता है जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हम्म, एचईएफ है, नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए आईटीआर 2 बनाया है। okay. आईटीआर 2 भी सिंपल है, लेकिन वो आईटीआर 1 वाली कैटेगरी के लोग नहीं हैं उसके अंदर। वो आईटीआर Got it. 2 वाली कैटेगरी आईटीआर 1 से बाहर आती है। लेकिन आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में दोनों बिज़नेस वाले नहीं आते हैं। बिज़नेस वाला आईटीआर 3 में आता है। What are the most common mistakes that people do while filing ITR जिससे उनको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में फाइलिंग ऑफ रिटर्न बहुत सिंपलीफाइड है। सिंपलीफाइड के 2 मीनिंग हैं। एक कि आपको फिज़िकली नहीं भरना है और आपको ड्रॉप डाउन विंडो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती है और वो भरनी होती है। जी, लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि टेक्निकली आपको कंप्यूटर सावी भी होना ज़रूरी है क्योंकि आप उसमें गलती करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो उसके कॉलम हैं ड्रॉप डाउन विंडो के जो टिक कर रहे हैं, जो आपको ऑप्ट करने हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से करें। इंडिविजुअल हैं, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपका आधार कार्ड का लिंकेज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो पर्टिकुलर्स हैं आप वो कॉलम ढंग से भरें, उसके पूरे कॉलम भरें। जी, आप अपने सारे बैंक अकाउंट की डिटेल दें क्योंकि अब ये लॉ रिक्वायर है कि आपके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। वो भरें, पूरा भरें। एक तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है इनकम की कंप्यूटेशन। ओके, अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि हर व्यक्ति या टैक्स पेयर ये समझता है कि अच्छा मैं सैलरी मेरी क्या इनकम है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलती। हाँ, लेकिन जब आप अपने बैंक अकाउंट और अपनी डिटेल को चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और भी है। जैसे आपने कहा वो इंटरेस्ट इनकम, आप इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट है, कोई डिविडेंड की इनकम है, हुँ, कोई और सोर्स जो इनकम का आपका नज़र आ रहा है अभी। मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ। क्या करते हैं कि जैसे मेरी सैलरी की इनकम है और मैंने अपनी सैलरी की इनकम से 10 लाख रुपए का चेक काट के अपने वाइफ को दे दिया और हुँ, उसके अकाउंट में एक एफडी बना दी। ओके, उस एफडी का इंटरेस्ट किसकी इनकम में टैक्स होगा? हस्बैंड के। आपने वो आपका पैसा था ना तब उसको दिया हुआ है। लॉ कहता है कि अगर आपने अपने अकाउंट का पैसा विदाउट कंसिडरेशन अपने स्पाउस को दिया हुआ है, जी, तो वो इनकम आपके हाथ में टैक्स होगी। माइनर चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन के बारे में भी जी, आज की डेट में हमारी उनकी रिटर्न तो नहीं भरी जाती। बिल्कुल, अगर उनका कोई बैंक अकाउंट खोला है, अब क्या होता है कि इंडिया में स्वाभाविक है बच्चे जब जन्म होता है, नाना-नानी इधर-उधर से गिफ्ट हाँ सामान जी, छोटे-मोटे बिल्कुल, पैसे आते रहते हैं। हाँ,
वो पैसे आते हैं तो उस बच्चे के नाम से अकाउंट खोला है तो वो हाँ। इंटरेस्ट भी आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करना है। दोनों पेरेंट्स का अगर ओके, अर्निंग वाले हैं तो उसकी इनकम में करना है जिसकी इनकम ज़्यादा है। ओके। तो 1,500 रुपए की छूट मिलती है हाँ, सिर्फ हाँ। सर बच्चे के इ एक बच्चे इस के नाम मान की। मान लीजिए इस केस में तो मान लीजिए जैसा आप बोल रहे हैं कि पैसे आते हैं बच्चे को, तो वो मान लीजिए कैश में आते हैं, तो क्या वो डिपॉज़िट करा सकते हैं हम? नहीं, अगर वो आते हैं तो जमा कराने चाहिए। ओके, जो आते हैं तो मेरा आना चाहिए जैसे ओके। बट उसपे जो इनकम होएगी दैट विल बी इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो भी आएगी टैक्स होगी। अच्छा वो टैक्स होएगी इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट्स, जिसकी भी इनकम ज़्यादा जिसकी दोनों इनकम में से। सबसे ज़्यादा है। हाँ। तो अगर हमने जैसे माइनर के नाम पे कोई शेयर्स लिए हैं, उसकी डिविडेंड इनकम भी होएगी? माइनर के नाम में शेयर अलाउड नहीं होते हैं क्योंकि ओके, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज। लेकिन अगर माइनर की किसी भी तरह से अगर कोई इनकम है तो नेचुरली वो टैक्स होगी वो। एंड म्यूचुअल फंड लिए अगर माइनर के नाम पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कर लेते हैं म्यूचुअल फंड। हाँ, कर लें तो वो भी इनकम अगर होगी तो टैक्स होगी। ओके, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारा लॉ ओके। बहुत क्लियर है कि 1992 में हमने लॉ को चेंज किया था हुँ, कि हमने कहा था कि माइनर को हम रिटर्न नहीं भरेंगे, माइनर के इनकम विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ द पेरेंट। होता तो क्या था पहले कि इनकम को स्प्लिट कर लिया जाता था। ओके। हम पार्टनरशिप में बहुत सारे माइनर को पार्टनर बना के उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाते, तो वो उसको खत्म करने के लिए सरकार ने कहा कि अगर माइनर की कोई भी इनकम है तो हम पेरेंट्स के हाथ में जोड़ देंगे। ओके, क्योंकि यूजुअली लोग ये नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट भी नहीं होता, बट फिर भी दे इग्नोर वो भाई कि देखिए जब तक इग्नोरेंस में चल रहा है, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन होने के बाद और सब बैंक अकाउंट रडार पर हैं। हुँ, और हम इनकम टैक्स में इसको 360 डिग्री कहते हैं कि आज की डेट में इनकम टैक्स का आपको आप फ्रंट नहीं देख रहे, आपका बैक भी देख रहा है। ओके। आप नहीं देख पा रहे बैक, वो देख रहा है आपके बैक। व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन डू दे हैव और और डू दे मैं स्कैन और आपको डू दे एनालाइज़? आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो जी, आपको नहीं पता वो उनको पता है। अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिए मैं सर। एग्जांपल में जैसे आपने हुँ, शॉपिंग करते हैं। अब हाँ, आप बहुत सारे जैसे एयरलाइंस में आप फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के मेंबर्स हैं। हाँ, आप शॉपिंग में कहीं जाते हैं तो आप वहाँ पे आपकी वो शॉपिंग की वो बनी होती है कि आप 10 शर्ट खरीदेंगे 1 शर्ट फ्री मिलती है, जी, ऐसी कोई लेते हैं। तो उससे वो आपकी सारी हैबिट्स और आपकी परचेज जो आपने की है वो सारी उनके पास है। ओके, एआई की यूज़ हो रहा है। देखिए आपका उनके पास पैन है, आधार है और आपका पासपोर्ट नंबर है। इन 3 चीज़ को होने के बाद आपकी ईमेल आईडी है, हुँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल। केवाईसी में आप जहाँ जाएँगे इसके बेसिस पे आपका सारा डाटा कोरिलेट हो जाएगा 1 मिनट और आपका मोबाइल नंबर है। हुँ, हुँ, ओके। सो डू दे नो द फॉरेन ट्रैवल्स जो हम कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग? मैं फ़ॉरेन ट्रैवल तो बहुत एक छोटी सिंपल सा बात है। चीज़ है। अच्छा। अगर आप बैठेंगे तो आपके हुँ, आपके बिना पासपोर्ट के आपको बता सकते हैं कि आपने पिछले 10 साल में इतने दिन इंडिया में रहे और इस डेट को आप यहाँ थे। ओके। एंड उसका जस्टिफिकेशन दीजिए, आप यहाँ गए हो कि मिनिमम इतना खर्चा तो हुआ होएगा? नेचुरली हाँ, तो हम ये कहते हैं देखिए आज की डेट में किसी को ये मान के चलें कि मैं कोई इनकम करके एग्ज़ाम आपने पूछा ना गलतियाँ क्या होती हैं? हुँ, अब लॉ ये कहता है कि आपको कोई भी पैसे मिले हैं किसी से और वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता तो आपकी इनकम हुँ, है वो। ओके। 50,000 रुपए तक की एग्रीगेट में हुँ, छूट है, हुँ, बाकी नहीं होती है। तो ये बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो टेक्निकली लोग ध्यान नहीं करते। मैं मानता हूँ कि एक साधारण नागरिक, साधारण एम्प्लॉयी के केस में शायद इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। एक आम टैक्स पेयर सैलरीड क्लास के लिए तो सलाह यही है कि वो अपनी सैलरी इनकम को और प्लस बैंक स्टेटमेंट को पूरी थोरोली एग्जामिन करे। उसमें जो भी क्रेडिट और डेबिट है उसको समझे कि क्या हुआ हुआ है। सर यूजुअली एक ऐसे केसेस भी होते हैं और ये बहुत कॉमन केस है। मान लीजिए कोई ऑफर चल रहा है किसी बैंक का, मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उससे कार्ड ले लिया कि यार ऑफर चल रहा है, लेट मी यूज़ दिस कार्ड, इसमें मेरे को कैशबैक मिलेगा। तो मैंने उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया एंड जितने का यूज़ करा मैंने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस केस में भी दैट द अमाउंट व्हिच आई हैव ट्रांसफर्ड, वो उसकी भी टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी कहीं न कहीं? ये देखो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। हुँ, अभी आपके एग्जांपल अगर ये सिंपली नेचुरल है, ये आपको इंक्वायरी ज़रूर ट्रिगर कर सकती है। उस क्यों करेगी? जैसे मेरी इनकम है सपोज़ कि 20 लाख रुपए की हुँ, और आपके क्रेडिट कार्ड में ट्रांज़ैक्शन 15-20 लाख रुपए की हो जाती हैं, तो नेचुरल इनकम टैक्स की एआई में ये मिसमैच आएगा हुँ, कि ये व्यक्ति जो 15-20 लाख रुपए की टोटल इनकम दिखा रहा है, तो इससे क्रेडिट कार्ड में 20-25 लाख रुपए की ट्रांज़ैक्शन आ रही हैं, तो कैसे हो रही हैं? हुँ, मीनिंग देयर बाय लेकिन अगर वो इस ट्रांज़ैक्शन को कोई एक्सप्लेन कर सके बाद में इंक्वायरी होने के बाद कि मेरे एक दोस्त के 4 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, पहले मैंने अपने अकाउंट से पेमेंट की है, हुँ, हुँ, मेरे क्रेडिट कार्ड से। ये मेरे दोस्त ने 4 लाख रुपए मुझे चेक से दिए हैं और वो भी एक्सप्लेन्ड है, वो हो गया तो नेचुरली वो इंक्वायरी ट्रिगर बंद हो सकती है। बट मैं ये सलाह दूँगा कि ऐसी ट्रांज़ैक्शन आज की डेट में अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि
कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो और आपने एक और पूछा था गलती करी है, तो एक मैं एडवाइस और भी दे सकता हूँ कि कभी-कभी एक टेम्पटेशन आ जाती है एग्ज़म्पशन क्लेम करने की। अब तो ख़ैर नए रेज़िम में बहुत सारी एग्ज़म्पशन ख़त्म हो गई हैं। एक आती थी चैरिटेबल डोनेशन की, एटीजी की, एक पॉलिटिकल डोनेशन वग़ैरह की। तो वहाँ भी कभी-कभी टेम्पटेशन होती है कि आपको रिफंड मिल जाएगा डिडक्शन क्लेम करके। जी। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसे होता कुछ नहीं है, मिलता नहीं है, तो वन शुड अवॉइड Because गेटिंग इनटू there ऑल दिस was ट्रैप आई विल से। because there was a news also recently, specifically salaried employees was scrutinized जिन्होंने डोनेशन दी हुई है इन पॉलिटिकल पार्टीज और 80G एनजीओज, वो रडार पे थे कि उनकी जेन्युइन वो है तो आज की डोनेशन या डेट नहीं में है। रिटर्न कंप्यूटर पे आती है। हम्म, वहाँ एक कॉलम लिखा हुआ है, आप वहाँ क्लेम करेंगे डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। आपने टिक किया, वहाँ आपने अमाउंट भरा। अब इनकम टैक्स वालों को तो अपनी 8 करोड़ रिटर्नों में से कितनी देर लगती है कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करने ये हाँ, ढूँढने में कि कितने लोगों ने पॉलिटिकल डोनेशन को क्लेम किया है। आपने आइडेंटिफ़ाई किया, फिर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके ढूँढते हैं कि ये कहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं। पता लगा एक ही ऑर्गनाइज़ेशन के सारे एम्प्लॉयी नज़र आ रहे हैं। तो देन ऑब्वियसली स्क्रूटनी आ जाएगी और आपको पूछा जाएगा। so you had mentioned that receiving money other than relatives हाँ, will attract income tax मोर देन 50 more than एग्रीगेट। 50,000. So can you give some instance or example from whom should we avoid receiving money or the relatives definition कि इनसे आप रिसीव कर रहे हैं तो आई there विल is नॉट no से issue. अवॉइड। मैं कहूँगा पैसा वही होना चाहिए जो एक्चुअल में मिला है। Okay. अब मैं शादी के टाइम पे एग्जम्पशन है, शादी में नॉन रिलेटिव से भी अलाउड हो जाता है। जी. और होता है क्या है Okay, कि शादी में नॉन रिलेटिव की डेफिनेशन इज नॉट वैलिड, नॉट नॉट मतलब नॉट एप्लीकेबल. लास्ट सेज की मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट वेडिंग मैरिज इज एग्जाम्प्ट। ओके, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है या लिमिट है? लिमिट तो नहीं है, लेकिन आपको अपने सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड और जिसने दिया है वो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है ना। ओके. अब ये तो नहीं हो सकता कि शादी में आपको 20 लाख रुपए में टोटल मुझे मिल गए और आपकी टोटल इनकम 10-12 लाख रुपए है, तो वो एक सवाल पूछा जाता है नॉर्मली कि भाई आपके यहाँ शादी में 20 लाख आए तो आप भी तो औरों के यहाँ शादी में जाते हैं, तो आप क्या देकर आते हैं, वो कहाँ है? ओके. ये तो गिव एंड टेक, शादी का तो गिव एंड टेक ही है ना बाय एंड लार्ज। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप. आपके ये तो जरूरी नहीं कि हर साल होता है, तो आपका भी एक रीजनेबल हर साल का खर्चा नजर आना चाहिए जो आप लोगों को गिफ्ट कार्ड दे के आते हैं। सर शादी से याद आया, एक बहुत फेमस लॉ था आई गेस दैट देयर वर रेड्स इन वेडिंग एज वेल, दैट द इनकम टैक्स वाज अलाउड टू गो एंड नहीं, आज की डेट में कानून जिस समय फंक्शन ऑन हो उस समय अलाउड नहीं करता है। बट पहले फंक्शन खत्म होने के बाद दे कैन कैरी आउट ए सर्वे। सर्वे. ओके, बट इट वाज ड्यूरिंग द फंक्शन एज वेल, देयर वर वेरी मेनी अ लॉट ऑफ नहीं, इंस्टेंसेस. अब थोड़ा कानून अमेंड कर दिया है कि ड्यूरिंग द फंक्शन सर्वे नहीं करेंगे, फंक्शन Okay. खत्म होने के बाद वो कर सकते हैं। Coming back to the relative definition, so with whom can we take money and that will not attract income tax? ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टेक मनी का मतलब है जिससे लेंगे वो सोर्स जेन्युइन होना चाहिए। Okay, and what do ये you नहीं mean है by कि that? आपने रिलेटिव से ले लिया किसी से और आप फिर पूछेंगे कहाँ उस रिलेटिव के पास कहाँ से आया, तो आप जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि उसके पास कहाँ से आया था पैसा। Okay, ऐसा नहीं है कि आप ले लें legitimate तो source of income होना चाहिए. सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव टू सोर्स ऑफ दैट मनी शुड बी देयर। अब रिलेटिव की डेफिनेशन में एक लंबी लिस्ट है जिसमें पेरेंट, फादर, मदर, अंकल और स्पाउस, चाचा, मामा, ये सब इंक्लूड हो Got जाते it. हैं। Hmm. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं नोट करने की है, चाचा भतीजे को गिफ्ट दे सकता, भतीजा चाचा को गिफ्ट नहीं दे सकता। अच्छा. तो लॉ की डेफिनेशन में नेफ्यू इज द रिलेटिव ऑफ अंकल, अंकल इज Uncle is नॉट not रिलेटिव ऑफ नेफ्यू। Okay. ये And- बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। And is definition में friends don't fall in any account transaction between friends that will be under the scrutiny. Only ascendant and descendant while that's allowed. चेंज जाती है बिल्कुल ऐसे। Okay. फ्रेंड्स Okay. नहीं आएंगे, फ्रेंड्स तो शादी के टाइम पे दे सकते हैं। Okay, sir, coming to small businessmen, there are multiple cases wherein content creators or social media management consultants, they start their business. What is the best advice you will give them so that they can efficiently plan their taxes? What are those sections they can use? कि अभी इनिशियली जो लाइबिलिटी है और अप टिल अ सर्टेन टर्नओवर और अप टिल अ सर्टेन से ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करा, अमेजोन पे स्टार्ट करा एंड उनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज है, या किसी ने मैनेजमेंट कंसल्टेंट या कंटेंट क्रिएशन या वेबसाइट डिजाइनिंग का काम शुरू किया एंड उनकी जो रेवेन्यू है दैट इज 20 लाख रुपीज ओनली. व्हाट इज द बेस्ट वे दे कैन प्लान देयर टैक्सेस? देखिए, आज की डेट में कानून इनकम टैक्स बहुत सिंप्लीफाइड है। आपने जितनी भी जो एग्जांपल दी, ये जितनी भी स्मॉल ट्रेड हैं, दे कैन फॉल इन 2 कैटेगरीज, जी. बिजनेस और प्रोफेशन। या तो प्रोफेशन में आएंगे या बिजनेस में आएंगे। प्रोफेशन में कौन लोग आएंगे, वो एक डेफिनेशन इनकम टैक्स ने दी हुई है
जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ये सब फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, ये प्रोफेशन एक डिफाइंड है। आप अगर इस डेफिनेशन में नहीं आते तो इमीडिएटली आप बिजनेस में चले जाएंगे। ओके। 2 कैटेगरी हो गई। अब अगर आप प्रोफेशन में आते हैं तो आज की डेट में प्रिजम्पटिव मॉडल ऑफ टैक्सेशन है कि आपकी 75 लाख रुपीस तक की ग्रॉस रिसीट्स आती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और सिंपली 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट विल बी कंसिडर्ड एज ए इनकम। ओके। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं, बुक्स नहीं रखना चाहते, सिंपल है, 20 लाख की रिसीट्स आपको आ रही हैं, 10 लाख रुपए की इनकम बनती है, 12 लाख तक टैक्स नहीं है, रिटर्न भर दीजिए, आपको छूट जाएंगे। ओके। इसके एज अगेंस्ट दिस आप अगर फॉल करते हैं बिजनेस में तो 2 करोड़ रुपए तक की पूरी आज तक का प्रिजम्पटिव मॉडल आता है। आपको 8% 2 करोड़ के ऊपर लगता है। और उसके अंदर भी एक और कंसेशन है कि उस 2 करोड़ के अंदर अगर आपकी चेक से पेमेंटें आई हुई जितनी है उसके ऊपर 6% लगेगा। तो ओके। अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर मेरी रिसीट, आपने जो 1 करोड़ वाली बात बताई, और 1 करोड़ वाले की अगर रिसीट्स हैं और 80 लाख रुपए चेक से आए हैं और 20 लाख रुपए कैश में आए हैं, तो 80 लाख पे 6% 4,80,000 रुपए, जी। 20 लाख पे 8% 1,60,000 रुपए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। कोई बुक्स रखने की जरूरत नहीं, कोई मॉडल की जरूरत नहीं है। ओके। सो आप कह रहे हैं कि इफ समवन इज इनटू प्रोफेशन और अ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ऐसे नहीं माना जाएगा, ओके। प्रोफेशन के डेफिनेशन में फॉलो करना चाहिए। तो प्रोफेशन में सर विल मैनेजमेंट कंसल्टेंट और सोशल मीडिया मैनेजर्स। सोशल मीडिया मैनेजर नहीं आएंगे, देखो वो ओके। इनकम टैक्स में डिफाइंड है कौन कौन ओके। उसमें आते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दी हैं जी। ये उसी वही आते हैं इसमें। Okay, got it. So anyone who is into profession, he has a gross receipt up to 75 lakhs. That is revenue up to 75 lakhs. उनको कोई भी books of accounts maintain करने की जरूरत नहीं है. And they don't have to claim any expense. Directly they can claim 50%, 37.5 lakhs पे they can directly pay income tax. अगर मान लीजिए किसी की 24 लाख तक की, 24 lakhs तक की, he has a gross receipt. उस पर 50% हुआ 12 लाख रुपीज एंड 12 lakhs तक वैसे ही exempt है. So effectively, if anyone who is into profession and he has a receipt of 24 lakh rupees, then he's paying no tax. You're right, absolutely. Okay. And same is in the case of business. मान लीजिए कोई ट्रेडर है, ई कॉमर्स पे कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई सेल कर रहे हैं एंड उनकी अगर मान ले जाऊं अप टू 2 करोड़ रुपीस तक की ग्रॉस रिसीट है या रेवेन्यू है एंड मेजरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेक, इट इज रूटेड टू द बैंक अकाउंट, तो उस पर 6% दैट इज 12 लाख रुपीज, तो इफेक्टिवली उनको भी इनकम टैक्स देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. एंड इसके अंदर एनी प्रिकॉशन और एनीथिंग दे नीड टू मेंटेन, सबमिशंस दे नीड टू डू टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं इसके अंदर, या डायरेक्टली दे कैन अप्लाई? नहीं अप्लाई कि आपको आईटीआर भर रही है अपनी, और तो कुछ That's नहीं it. करना। ओके. इसके अंदर कोई भी तरीके के एक्सपेंस दे कांट क्लेम. व्हाट इफ दे हैव मोर एक्सपेंसेस, डिडक्शन से ज्यादा एक्सपेंसेस है, मान लो 50% आप कह रहे हैं कि आप क्लेम कर सकते हैं, बट अगर एक्सपेंस 60% है तो, क्योंकि इनिशियली हो सकते हैं प्रोफेशन में बाय चांस नहीं, आप प्रोफेशन कर में. सकते हैं, देन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है और ऑडिट कराना अपना। ओके. बट दैट इज ये आल्सो एन प्रिजम्पटिव ऑप्शन. मॉडल सरकार ने आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन में डाला हुआ है कि आप छोटे हैं, आपको बुक्स बुक रखने में दिक्कत है, ये है, लेकिन आप समझते हैं कि आपका खर्चा ज़्यादा है तो नेचुरली आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। एक डॉक्टर है, अगर क्लिनिक चल रही है या हॉस्पिटल चल रहा है, नर्सिंग होम चल रहा है, उनकी 60 लाख रुपए की रिसीट्स हैं और वो ये समझते हैं कि भाई मेरा खर्चे 50 लाख के हैं, तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। बैंक Okay. अकाउंट में जो होता है, जो सैलरी वैली जो उसकी कंप्लाइंसेस करें, उसका ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिट करा के अपनी रिटर्न भर दे। वो कहते हैं ग्रोस रिसीट 60 लाख रुपीज, सैलरी इतनी, रेंट इतना, इलेक्ट्रिसिटी इतना, मेंटेनेंस इतनी, नेट इनकम 9,80,000 रुपए, दैट्स ऑल। Okay, and it is available to individuals एवरीवन or partnership firm. नहीं, हाँ, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि प्रिजम्पटिव मॉडल ऑफ टैक्सेशन एलएलपी को अलाउड नहीं है। एलएलपी को मैंडेटरी, क्योंकि लॉ के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी है, कंपनीज वालों को भी मैंडेटरी है, लॉ उनके ऊपर ये प्रिजम्पटिव नहीं लगता। So from income tax perspective, what is better, LLP or in private limited company? Because private limited में there can be dual taxation as well. देखिए ये डिपेंड करता है हर एक के अपने सर्कमस्टेंसेस पे। एलएलपी में स्टेट अवे आज की डेट में 30% टैक्स, 12% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस, जो 35% आता है। कंपनी के ऊपर आज की डेट में 22% टैक्स और एजुकेशन सरचार्ज और एजुकेशन सेस मिला के 25% बनता है। जी. अब कंपनी में टैक्सेशन कम है,
इसी तरह से कुछ कंपनी में कंसेशन भी है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को जब खत्म हो गई 15% का भी टैक्स लगता था, एक मॉडल अलग-अलग है। एक आपका बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में है, ग्रोथ के प्रॉस्पेक्टिव्स हैं, तो कंपनी का मॉडल सूट करता है। लेकिन बिज़नेस आपका बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, रीज़नेबल लेवल पे है, तो एलएलपी का मॉडल भी आपको सूट करता है। तो हम Okay. इनिशियली ये सजेस्ट करते हैं कि आप पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी कर लें, ज़रूरत पड़े तो उसको एलएलपी को कन्वर्ट करें बाद में कंपनी। Because partnership firm and LLP में एक major difference will be taxation in the hands of the partner or the director. ये देखिए कंपनी की ग्रोथ अगर ये समझते हैं कि कंपनी आपकी है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, वर्किंग बढ़ रही है, वो एक अलग इश्यूज़ है। कि आप पैसा उसमें निकाल नहीं सकते, वो तो मैं मानता हूँ कि आपको डिविडेंड पे दोबारा से टैक्स देना पड़ सकता है। वो चैलेंज तो बना रहेगा। Okay, and LLP में we don't have to do it. जी, आपको एलएल में पार्टनर का तो होता नहीं, वो 35% टैक्स दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। Okay, तो LLP में हम 35% टैक्स देके पार्टनर कैन विड्रॉ, उसको खुद टैक्स नहीं देना, तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में। बट प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी लेवल पे आपको टैक्स कंपनी देना, लेवल पे लगेगा, बट आपको एज ए डायरेक्टर सैलरी आपको मिल सकती है। सैलरी मिल सकती है। बट आप इफ यू विड्रॉ एनी अदर मनी दैट विल बी डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड। एंड उस पे कितना टैक्स लगेगा सर? वो नॉर्मल टैक्स जो भी स्लैब रेट आपको एज पर स्लैब रेट। तो डुअल टैक्सेशन हो गया अगर आप डिविडेंड के फॉर्म, डबल डबल टैक्सेशन। टैक्सेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। So for businesses, what are the expenses that business claim and ultimately income tax में एक scrutiny में they fall? Like for example, any personal expenses, उन्होंने car buy करी है. So are there any instances wherein though they have bought car and they are showing कि भैया this is a business expense, but ultimately the authorities says how can you justify as a business expense? Car is being used as a personal asset because many a times people buy things in the name of the company just to claim the benefit of income tax. देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम कंप्यूट करते समय एक सेक्शन 37 लगता है। जी। एनी एक्सपेंडिचर इंकर wholly and exclusively for the purpose of the business which is not personal, which is not capital in nature, is an allowable expenditure. जो आप खर्चा करते हैं वो wholly and exclusively बिजनेस के लिए है, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। अब आपका सवाल आता है कि आपने एक गाड़ी ली है, बिजनेस के लिए ली है, चलती है, तो बिजनेस में तो अलाउ हो जाएगी। जी। लेकिन अगर वो गाड़ी प्राइवेट यूज़ भी हो रही है, पर्सनल यूज़ के लिए भी आने जाना है, तो टू दैट एक्सटेंट आपको एक एस्टिमेट करके उसको खर्चे को डिसअलाउ करना है। Okay. And the same thing is with the electronics. For example, if it is used in the office premises, then one can claim. But अगर personal use के लिए है, क्या चीज़? for example, लैपटॉप्स हो गए और मोबाइल फोन्स हो गए। देखिए, मोबाइल फ़ोन तो अलाउड है। ओके, मोबाइल फोन का अलाउड खर्चा है। स्पेसिफिक रूल में अलाउड किया हुआ है, क्योंकि ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन लैपटॉप वगैरह, अब मैं ये कहूँ कि पर्सनल यूज़ कितना है, बड़ा मुश्किल होगा इसका जी। बाय एंड लार्ज। और अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि जिन्होंने कहा हो कि भई ऐसे केस में कि आपका कंप्यूटर और लैपटॉप जो है और ये आईपैड वगैरह पर्सनल यूज़ हो रहा है, तो उसका व्हाई नॉट ए पार्ट शुड बी डिसअलाउड। बट कंट्रोवर्सी कैन ऑलवेज अराइज। आपने जैसे कहा कार के बारे में, तो कैन जी। अराइज। तो आई विल स्टिल से कि बाय एंड लार्ज कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह बिज़नेस के लिए ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड मोबाइल फोन यू आर सेइंग इज अलाउड? मोबाइल फ़ोन का स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज़ के केस में परक्विजिट को टैक्स नहीं करते हैं उसके केस के। ओके, ओके। सर बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन भी नॉर्मल डीलिंग में होती है। सो व्हाट आर द लिमिट and what are the things a businessman should take care as per the cash transaction rules are concerned? देखिए, आज की डेट में सरकार का कानून बहुत सख्त है टू डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शन, और इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और बहुत हैवी पेनल्टीज़ हैं इसके लिए। जी। तो मैं आपको 3 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताएँगे। एक, बिज़नेस में कोई खर्चा 10,000 रुपए से ज़्यादा कैश में आप नहीं कर सकते। आप तो ओके। बिज़नेस कर रहे हैं या प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, जी। कोई भी खर्चा किसी भी तरह से इंडिविजुअली 10,000 रुपए से ज़्यादा का नहीं हो सकता कैश में, किसी भी हालत में। ओके। और एक ट्रांज़ैक्शन को स्प्लिट करेंगे, वो भी आपको परमिसिबल नहीं है। दूसरा है, आपको किसी भी ट्रांज़ैक्शन की सेल को 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कैश नहीं ले सकते। एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो 2 लाख रुपए नहीं ले सकता। नर्सिंग होम 2 लाख रुपए नहीं ले सकता कैश में। एक ज्वेलर अगर कोई आइटम बेचता है तो 2 लाख रुपए से ऊपर कैश नहीं ले सकता। एक ओके। दुकान वाला, किराने वाला भी आपके मंथली बिल 2 लाख रुपए से तो वो नहीं ले सकता। अगर आपका एक सिंगल बन रहा है तो नहीं ले सकता। तो उसके ऊपर 100% पेनल्टी है। 100% पेनल्टी है। ओके। आज की डेट में अगर ये पता लग जाए कि आपने किसी सेल की है और हम्म। वो 2-2 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल थी 10,
और टोटल 30 लाख रुपए बनता है तो 30 के 30 लाख रुपए की आपको पेनल्टी आएगी। Okay. If someone accept more than Accept 2 lakh rupees of cash, हाँ। then जितना उसने accept करा उसका 100% इसी is the तरह से tax कोई liability. प्रॉपर्टी अच्छा। की ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट टू सेल वगैरह में 2 लाख या ऊपर कर नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है पिछले वीक, 10 दिन पहले ही आया, इफ आई एम करेक्ट, जी। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है सभी रजिस्ट्रार को, प्रॉपर्टी जो रजिस्टर करते हैं, सभी कोर्ट्स को, कि जहाँ पर भी कोई एग्रीमेंट और कोई चीज़ उनके सामने आती है जिसमें ये पता लगता है कि किसी ने पेमेंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश की हुई है, उसकी इमीडिएटली रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए कि उसके ऊपर कानून के अंदर पूरी कार्रवाई इमीडिएटली की जाए। यहाँ तक का इंस्ट्रक्शन आ गई है। कोर्ट कह रही है कंप्लाइज क्यों नहीं कर रहे आप इस प्रोविजन को। और कोर्ट के सामने एक केस था जहाँ एक ट्रस्ट ने कोई प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट किसी ने क्लेम किया कि मेरे साथ किया और मैंने 2016 में इतने रुपए इनको कैश में दिए थे। तो उस एग्रीमेंट को तो कोर्ट ने माना नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कैश की ट्रांजैक्शन हो कैसे गई और ये इस केस की इंक्वायरी की जाए और बाकी के सब केस में जहाँ पे भी ऐसा होता तो उसको किया जाए। तीसरी रिस्ट्रिक्शन है लोन की लेने की और रीपेमेंट की। 20,000 या उससे ज़्यादा कोई लोन ना लिया जा सकता ना वापस किया जा सकता कैश, उसकी भी 100% पेनल्टी। ये सबसे खतरनाक प्रोविजन है 3। ओके। आप इसमें भी अपने दोस्त से ये नहीं कह सकते 25,000 रुपये मुझे कैश में आए हैं। अच्छा। अगर ये कहेंगे तो 25,000 के ऊपर 100% पेनल्टी आपको लेने की। और आपने गलती से उसे रीपेमेंट कर दी, चेक से लिया 25,000 रुपये और आपने 25,000 रुपये से कैश में दे दिया तो आप 25,000 की पेनल्टी लगेगी। ओके। खर्चे के लिए हम सेक्शन 40A(3) कहते हैं बिजनेस के प्रोफेशन के लिए, और जो कैश सेल के लिए सेक्शन 269 ST और लोन के लिए सेक्शन 269 SS एंड 269 T रीपेमेंट के लिए। ये 4 प्रोविजन इतने ड्रैकोनियन इस प्रोविजन हम कहते हैं जो कैश को ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए। For business expense more than 10,000 you can't do in cash and more than 2 lakh anyone can't accept. Not 2 lakh or more. 2 lakh or more anyone can't accept. कुछ भी जैसे ज्वेलर है या कोई प्रॉपर्टी की डील है, 2 लाख से ज्यादा कोई भी कहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जिसके वजह से नोटिसेस आ सकते हैं बिजनेसमैन को? मतलब देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहला तो कॉमन मिस्टेक है कि इनकम अंडर रिपोर्टेड है। जो आपने पैसा कमाया है, जो आपकी इनकम है वो आपने रिपोर्ट नहीं की, तो आपकी एक सबसे बड़ी तो पहली चैलेंज तो यही है। दूसरा, आपने कोई खर्चे किए हैं जो बोगस हैं, जो जेन्युइन नहीं है, वो आ सकते हैं। और तीसरा, टेक्निकलिटीज पे आऊँ कि जो आपने इनकम रिपोर्ट की है और जो इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन है उसमें मिसमैच है। ओके। जो आपने रिपोर्ट की है, टर्नओवर रिसीट की है, वो GST से मिसमैच है। क्योंकि आज की डेट में कानून के अंदर बहुत सारी एजेंसीज को ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे शेयर की ट्रांजैक्शन ब्रोकर को रिपोर्ट करनी पड़ती है, बैंक को आपकी FD वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है। जितनी ये म्यूचुअल फंड्स वाले हैं और जो ये क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट्स वाले हैं, इनको सारी ट्रांजैक्शन आपकी AIS में रिपोर्ट करनी होती हैं। GST की ट्रांजैक्शन सारी रिपोर्ट होती हैं। इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है वो रजिस्ट्रार के थ्रू रिपोर्ट होती हैं आपके पास में। तो वो जो ट्रांजैक्शन आती हैं वो आपको भी आपके अकाउंट में भी नज़र आती हैं। एक 26AS में आती है, एक AIS में नज़र आती है, एक TS में टैक्स इन्फॉर्मेशन में भी आती है। अब उसमें और आपके रिटर्न में मिसमैच है तो नेचुरली स्वाभाविक इंक्वायरी आने के चांसेस होते हैं। तो हम ये सलाह देते हैं जब आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनको आप देख लें पहले, और इनको ध्यान में रखते हुए अगर कहीं मिसमैच है तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करें। सर, आपने 2 चीज़ बताई, 26AS एंड AIS। ये आपके बारे में सारी डिटेल्स बता देगा क्या क्या गवर्नमेंट के पास है? बता तो देगा, लेकिन क्या होता है कि आप रिटर्न भरते हैं जून और जुलाई में जी। और ये अपडेटेड होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे लेटर ऑन ऑल्सो भी। ओके। तो पहले तो आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपकी इनकम अंडर रिपोर्टेड नहीं हो जाए। सर, हाउ कैन वी गेट दीज 2 फॉर्म्स? 26AS तो आपका जनरल है, 26 में एम्प्लॉयर नहीं है। 26 में एम्प्लॉयर तो एक कैटेगरी है जो सैलरी आएगी। जी। बैंक का इंटरेस्ट उस पर TDS कटा वो भी आएगा, डिविडेंड पे जो TDS कटा वो भी आएगा। ओके। आपको कोई रेंट की इनकम आ रही है तो उस पर टैक्स कटा है तो वो भी उसमें नजर आएगा। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट ही है उसमें जो TDS काटा है वो भी नजर आ जाएगा। ओके। कोई प्रॉपर्टी बेची है तो जिसने पे खरीदी है उसमें आपका 1% काटा होगा वो भी नजर आ जाएगा। तो वो सारी ट्रांजैक्शन वहाँ नजर आती है। ये इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा इजीली। एंड AIS? AIS भी इनकम टैक्स पोर्टल पे आता है। ओके। एंड AIS में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ से फ्लो होती है?
बहुत सारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है कि उनको एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न भरनी होती है। ओके। एक सेक्शन 285 भी बनाया हुआ है जिसमें ऑब्लिगेशन है बहुत सारे का, बहुत लंबी एक लिस्ट है जी। कि इन सब लोगों को, जैसे अगर एक कोई कंपनी 5 लाख से ज़्यादा के शेयर किसी को अलॉट करती है तो उसको ऑब्लिगेशन है कि वो इन एनुअल इन्फॉर्मेशन में से अपलोड करे वहाँ पे। AIS में मान लीजिए कोई शेयर ब्रोकर है, फॉर हुँ। एग्जांपल ज़ीरोधा, मैं ज़ीरोधा पे ट्रेडिंग करता हूँ एंड मैंने अपनी अगर ITR में शो नहीं करा तो वो मेरे AIS में कहीं न कहीं शो कर जाएगा। 100% आ जाएगा। तो वो एक मेरा मिसमैच हो जाएगा। मिस और आपकी जो डीमैट अकाउंट है वहाँ से भी आ जाएगा। डीमैट, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक में इंटरेस्ट है, कोई एफडी चल रही है बैंक में एंड मेरे को मैंने भूल गया या मैंने रिपोर्ट नहीं करा ITR में, तो वो भी मेरे AIS में शो कर जाएगा कि ये आपका इंटरेस्ट है एंड यू आर लायबल टू पे ऑन दिस। ओके। सो 2 फॉर्म्स हमें मैंडेटरीली क्रॉस चेक करने चाहिए, अपने आप कंप्यूटेशन कर लें, देन 26 AS एंड AIS से वी शुड मैच देम, राइट? एंड इसके अंदर सर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिसमैच हो जाए, तो व्हाट शुड वी कंसीडर एज़ अ बेंचमार्क कि हाँ जी, दिस वी शुड कंसीडर अल्टीमेटली? देखिए, राइट तो ये है कि आपको एक कॉल लेनी है कि मिसमैच है तो आप ठीक हैं, वो सामने वाला ठीक है। जी। अगर आप ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन कभी बार डबल अपलोड हो जाती है, कभी गलत अपलोड हो गई है, अगर आप अपने आपको उस समय एक वेरिफिकेशन करनी है। ओके। अब आपने रेंट की इनकम आपको 10,000 के हिसाब से 1,20,000 आई है हुँ। और गलती से वहाँ एक 40 नज़र आ रहा है, तो यू आर श्योर कि मेरी जो एक 20 आई है तो आपको एक अब यू आर करेक्ट। फिर तो अगर कोई इंक्वायरी आएगी तो यू विल क्लैरिफाई इट कि भई आपकी ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं दैट पीपल रिसीव पेमेंट इन वॉलेट्स एंड दैट इज लिंक्ड टू देयर इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। गूगल पे है या पेटीएम है, वो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है एंड बट वो होती बिजनेस की इनकम है, तो उसको हम कैसे शो करें? नहीं, देखिए वो अकाउंट को तो आपको रिपोर्ट करना है ना, अकाउंट को अपनी इनकम के अंदर। इंडिविजुअल अगर वो प्रोप्राइटर है तो वो तो वन एंड द सेम थिंग है, उसमें तो होगा नहीं। हाँ, उसमें नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म है तो सेपरेट इश्यूज़ है उसके बारे में। तो उस में केस में भई अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ट्रांज़ैक्शन को पिकअप किया जाता था पेन से। हम्म। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांज़ैक्शन को उसी पेन पे करें जिसमें वो रिपोर्ट हो रही है। सो नाउ कमिंग टू स्टॉक मार्केट, मतलब आज की डेट में हर बंदा कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में कर रहा है, चाहे छोटे लेवल पे कर रहा हो, बड़े लेवल पे कर रहा हो। कोई सैलरीड पर्सन है एंड वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इज देयर एनी सेट ऑफ विद सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम इन शेयर मार्केट? सैलरी इनकम के अगेंस्ट आपको सेट ऑफ नहीं अलाउड होगा बिज़नेस का लॉस। शेयर मार्केट इनकम का सर? कोई नहीं होगा। सैलरी के अगेंस्ट आपको सेट ऑफ नहीं दिया जाएगा। शेयर मार्केट लॉस का देयर विल बी नो सेट ऑफ इन नो सैलरी। सेट ऑफ। एंड व्हाट अबाउट इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, उसका कोई सेट ऑफ मिल सकता है? नहीं, देखिए, जब आप शेयर मार्केट में बिज़नेस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके 2 एस्पेक्ट्स हैं। आप अगर एज़ ए ट्रेडर कर रहे हैं तो आपका जो लॉस है, अगर वो स्पेकुलेटिव नहीं है तो आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। लेकिन आप एज़ ए इन्वेस्टर हैं, हम्म। जिसमें आप कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिज़नेस इनकम। ओके। तो 3 कैटेगरी आपको समझनी है शेयर हम्म। के बिज़नेस के बारे में। एक तो बिज़नेस शेयर में स्पेकुलेटिव होता है। लाइक योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। स्पेकुलेटिव का हम उसको कहते हैं जिसमें कि ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। तो आप दैट इज डे ट्रेडिंग वगैरह करते इंट्राडे। हैं, ये सारी स्पेकुलेटिव मानी जाती है कि आपने सुबह किया, शाम को किया, तो उसमें आपके पास डिलीवरी हाथ में नहीं आई है। अगर इसमें आपका लॉस है तो ये स्पेकुलेटिव लॉस माना जाएगा। ओके। तो स्पेकुलेटिव इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव लॉस, बट नॉट एनी अदर। यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, व्हाटएवर इट। ओके। ये किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकती। दूसरा है, आप एज ए इन्वेस्टर कर रहे हैं। आपने आज एक कंपनी के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीदे, इन्वेस्ट करें, 6 महीने साल भर रखे, एक से बाद बेचा, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आएगा, इस तरीके में आता है तो लॉस वो भी सेट ऑफ नहीं होता, वो कैपिटल लॉस माना जाता है। कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ, कैपिटल गेन एंड लॉस कैन बी इंटर सी सेट ऑफ, नॉट अगेंस्ट अदर्स। ओके। थर्ड कैटेगरी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, जो शेयर परचेज का, सेल परचेज का, ट्रेडिंग का, आज लिया, 1 महीने बाद बेचा, 2 बेचा, परचेज सेल। ये स्पेकुलेटिव नहीं है क्योंकि डिलीवरी है आपके पास, सेल जी। परचेज है। जी। ये जो लॉस है ये बिजनेस लॉस माना जाएगा, ये स्पेकुलेटिव नहीं लॉस माना जाएगा। सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन कोई और इनकम, बिजनेस इनकम, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। ओके। एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन? फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक कैटेगरी सेपरेट बनाई हुई है। जी। अगर वो उस कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में एक डेफिनेशन में एक्सक्लूजन किया हुआ है ओके। फ्यूचर एंड ऑप्शन को बिजनेस से निकालने के लिए। अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो स्पेकुलेटिव में नहीं आएगा फिर। नहीं तो स्पेकुलेटिव में आता है हम्म। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एंड नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्योंकि आज की डेट में और कहीं नहीं हो सकते, 2 ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही होते हैं, वो जी। दोनों के फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्पेकुलेटिव से बाहर किया हुआ है।
ओके, तो एफ एंड ओ ट्रेडिंग से स्पेकुलेटिव में नहीं ट्रीट करते हम नहीं यूजुअली। नहीं नहीं की जाएगी। अगर हम इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे विल बी स्पेकुलेटिव हाँ, इंट्राडे तो विदाउट डिलीवरी स्पेकुलेटिव है ही ना इंट्राडे। विदाउट डिलीवरी। एंड मान लीजिए आज मैंने एसबीआई का शेयर खरीदा एंड 6 महीने बाद बेचा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा। एंड मोर देन 12 मंथ्स है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देन इट विल बी ए लॉन्ग टर्म। So more than 12 months, लिस्टेड listed. More than 12 months, it will be long-term capital gain. इसमें कोई exemptions है सर? 112 ए में 1,25,000 रुपए पर ईयर के एग्जामिशन है। Okay. आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटी में जो होता है, अगर वो 1,25,000 रुपए तक है, वो आपकी एग्जामिशन आपको मिल सकती Okay. So उसमें हमें है। वो कोई न्यू रिजिम में भी मिलती है। Okay. So we don't have to pay any tax up to 1,25,000 of the income. And what about unlisted shares? आजकल unlisted shares में भी लोग they are working a lot. Unlisted shares में अगर long term capital gain है, फिर क्या conditions है? उसमें कोई एग्जामिशन नहीं है Okay. और 12.5% का टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस वो लगता है। 15% लगभग पड़ता है। ओके एंड enlisted शेयर ओनली। इसमें कोई और भी exemptions है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 54 54 EC? नहीं, देखिए सेक्शन 54 54 एफ आर एग्जामिशन for any long term capital gain, not necessarily linked to the shares. 54 is a very specific provision giving exemption in respect of a residential house. If you sell a residential property and buy another residential property, then capital gain to that extent is exempt. जी एक वो कैटेगरी सेपरेट है। 54F इज ऑल्सो लिंक टू रेजिडेंशियल हाउस, बट उसमें ये आपका कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस से होना जरूरी नहीं है। इट कैन बी एनी कैपिटल गेन, लैंड का भी हो सकता है विदाउट रेजिडेंशियल हाउस, ज्वेलरी का भी हो सकता है, शेयर का भी हो सकता है, किसी और आइटम का भी हो सकता है। आप उसको कैपिटल गेन आए और आप मकान खरीदते हैं, जो कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो वो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्या ओके हुआ है कि देखिए कैपिटल गेन एक ये माना जाता है, जब आप एक प्रॉपर्टी बेच के या कोई कैपिटल एसेट बेच के दूसरी लेते हैं, तो देर इज ए इन बिल्ट क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ नॉट रियली योर इनकम, इट इज़ बेसिकली ए स्वैप आपने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हुआ। तो इसलिए बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो टैक्स नहीं लगता 54G। तो ये इस तरह के ये प्रोविजन बनाए गए हुए हैं। इसी तरह से एक प्रोविजन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कि आपको कोई भी कैपिटल गेन आता है और उसको बेच के एक नई कंपनी सेटअप करके और उसमें बिजनेस करते हैं, तो उसकी भी एग्जेम्पशन एक अलग से मिलती है। वो बहुत ज़्यादा प्रोविजन यूज़ में नहीं है। तो Okay. 3 प्रोविजन ज़्यादा यूज़ में होते हैं, 54, 54F एंड 54G एग्रीकल्चर वाले जो हैं। Okay, so you are saying that if I have an income from buying and selling of listed shares, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने खरीदा एंड उससे मेरे को मैंने 2 साल तक इन्वेस्ट करा एंड आई हैव अ रिटर्न ऑफ अराउंड 20 लाख रुपीज ऑन दैट। तो वो 20 लाख रुपीज इफ आई इन्वेस्ट इन एन हाउस विद सर्टेन कंडीशंस, सो अंडर 54F दैट इनकम विल बी exempt. यस, उसमें कंडीशन है कि आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए उस रेट। Okay. And is there any cases wherein if I have a loss in share market and if I don't report it in ITR, उसके वजह से भी मेरे को इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है because of not reporting any loss? देखिए इसमें नोटिस आ सकता है, इसलिए नहीं आएगा कि आपका लॉस है और इसलिए इनकम एस्केप सेपरेट कर गई है। नोटिस इसलिए आ सकता है कि आपने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की है, तो इसका सोर्स क्या फंडिंग का। Okay. क्या है कि आज की डेट में आप अगर अपना पोर्टल पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, और जैसे मैं कह रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आज की डेट में आपका 360 डिग्री है। आप जी अपना फ्रंट देखते हैं, इनकम टैक्स आपका बैक से 360 में आपका बैक भी देख रहा है। जी तो वो ट्रांजैक्शन जो आपने शेयर ट्रेडिंग की है, वो सारी आपके AIR में AI उसमें नज़र आ रही होगी आपकी। तो वो अगर इन्फॉर्मेशन जब आपकी नज़र आ रही है, तो आपको वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको स्वाभाविक है कि इनकम टैक्स की इंक्वायरी ट्रिगर कर सकती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपकी अनरिपोर्टेड नज़र आ रही है। अब मैं आपके 2-3 इसमें इशू देखता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर की, तो सेल परचेज हो रही है। जी तो सेल परचेज हो रही है, तो आपकी वो जो उसकी जो अकाउंट है, यू आर सपोज टू ट्रिक इट आउट कि भाई आपका सेल परचेज क्या है क्या नहीं है। आपको जी बताना जरूरी है, आपका मैंडेटरी है, आपकी रिटर्न जा रही है, क्योंकि आप रिटर्न का जब कॉलम भर रहे हैं, आप क्योंकि शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ITR 1 और ITR 2 के लिए इनएलिजिबल हैं, ओके बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस। एंड आपके लिए ITR 1 और ITR 2 लगता नहीं है, आपके पास ITR 3 लगता है। और ITR 3 लगता है, तो आपको जाके वहाँ पे टिक करना है कि आपका बिजनेस है या नहीं है, और है तो नाम क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ ओके नॉट सो सिंपल कि भाई मैंने शेयर किया, मैं लॉस का भूल जाता हूँ। ठीक है कि अगर आपका छोटा मोटा लॉस है और आप भूल गए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उस पर कोई इंक्वायरी ट्रिगर हो जाएगी।
बट मेरा कहना है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर में की है जी। उसको आप रिपोर्ट जरूर करिए, सो दैट कि कल को आप उसकी वेरिफिकेशन में यू कैन स्टैंड इट कि भाई ये ट्रांजैक्शन नजर आ रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए एक सैलरीड एम्प्लॉयी है, उसको यूजुअली आईटीआर 1 फाइल करनी होती है। बट अगर उसने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी है एंड उसको लॉस हो गया एंड उसको रिपोर्ट नहीं करना, वो सोचा यार लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ है जो मेरे को टैक्स देना है, लॉस हुआ है, इग्नोर कर देते हैं। तो वो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल ही नहीं है फाइल आईटीआर करने 1 के में लिए। तो जिसके यहाँ शेयर की ट्रेडिंग की है वो तो वैसे ही बाहर है। ओके, आईटीआर 1 इज ओनली कैपिटल के, इनमें 1,25,000 रुपए तक की एग्जाम्प्ट इनकम वाले को ही अलाउड किया, बाकी के लिए सारे इनएलिजिबल हैं। ओके, तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते अगर आपका लॉस है शेयर मार्केट में, क्योंकि नेचुरली आपका यू आर आईटीआर, डूइंग बिजनेस भाई। बिकॉज़ आपका आईटीआर फॉर्म ही डिफरेंट हो हाँ, गया। राइट, डिफरेंट। अगर आप एज ए इन्वेस्टर लॉस करेंगे तो आईटीआर 2 भर सकेंगे क्योंकि वो कैपिटल गेन को अलाउ करता है। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस वाली ट्रीटमेंट में जाएंगे तो देन जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह कर रहे हैं तो आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। ओके। सर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे आते हैं। व्हाट इज़ द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन? मतलब इज़ सिंपल, देयर एज गुड एज बिजनेस इनकम। ओके, जो भी आपकी प्लस माइनस होके आपकी नेट इनकम आ रही है एक्सपेंसेस निकालने के बाद, दैट्स योर इनकम। अगर मैं उसको बिज़नेस ट्रीट नहीं करता, मतलब मेरा बिज़नेस नहीं है, मैं आई एम एम्प्लॉयड समवेयर एंड आई एम जस्ट डूइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, आई एम जस्ट बाइंग कॉल्स एंड सेलिंग देखिए कॉल्स। बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो इतनी छोटी नहीं है। ओके, बिजनेस को लीगल अगर लैंग्वेज में डिफाइन करूं, एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरिड ऑन इज कंसिडर्ड टू बी बिजनेस। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जब बना तो उनको ध्यान था कि लोगों क्या बिजनेस में सिस्टमेटिक एक्टिविटी से कह सकते हैं। हुँ, उसमें एक वर्ड यूज किया है, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ओके, तो मैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी करता हूँ तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करता है इनकम टैक्स के हिसाब से। ओके। सो दैट विल बी मैं ट्रीटेड एज़ उसका बिज़नेस इन इनकम। उसका आपको समझाने के लिए एक साधारण एग्जांपल दे देता हूँ। एक बहुत पुराना केस है, जी, और जो हम इनकम टैक्स जब पढ़ाते हैं लोगों को पढ़ते हैं तो उस कैपिटल गेन वर्सेस बिजनेस की जो डिफरेंस निकालने के लिए उस केस की एग्जांपल दी जाती है। आज मैं अगर कोई लैंड खरीदता हूँ विद इंटेंट कि कल इस आदमी को बेचनी है, तो वो बिजनेस माना जाएगा क्योंकि एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है कि द डे व्हेन यू बॉट लैंड यू वर अवेयर कि इसको मैंने बेचना है इसको, ओके। और वो बट बिजनेस इनकम मानी जाती बट सर, इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है दैट आई हैव टू इवेंचुअली सेल इट सम टाइम। है। नो, एडवेंचर दैट्स वाई जब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था डेफिनेशन की, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वर्सेस फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे भी फैक्ट बेस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से कैपिटल गेन वर्सेस बिजनेस इनकम पे बहुत डिस्प्यूट है, ओके, बहुत थिन बॉर्डर लाइन है जो आपको वर्कआउट करनी है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि जी, आपने अपने पैसे लगाए, बोरोड फंड्स तो नहीं लगाए, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रांजैक्शन की, आपकी इंटेंट क्या नज़र आ रही है, आपकी अकाउंटिंग क्या नज़र आ रही है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या कह रही है। जैसे अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस में अदरवाइज हैं तो आपकी सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर सराउंडिंग सर्कमस्टांस की वजह से आपको बिजनेस में ट्रीट कर लिया जाएगा। देन यू कैन नॉट से कि मैंने तो लैंड इन्वेस्टमेंट के लिए ली थी। तो ये एक फैक्ट्स बेस्ड जजमेंट सर है। आपने 3 पैरामीटर्स बहुत क्रूशियल बताए। उनको थोड़ा-सा आप एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाएँगे? जैसे फर्स्ट आपने कहा बोरोड फंड है। हाँ, तो बोरोड फंड है और नहीं है वर्सेस। आपने अगर कोई शेयर खरीदा है और बैंक से लोन लिया है या जी, किसी और से लोन लेके लिया है, तो हाँ। नेचुरली ये इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये आपका तो बोरो करके किया है, तो आप इन्वेस्टर कहाँ हैं? आप ओके, तो तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने मान के चलिए लोन लिया है किसी से और शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज़ अ बिज़नेस इनकम Naturally, बिकॉज़ नॉट नहीं, इन्वेस्टमेंट। I will not say this is conclusive, but this will be one of the दिस factor वन ऑफ द to फैक्टर। decide that this is not a investment. क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने पैसों से करोगे ना। Natural, बोरोड this is मतलब एक natural, but there नेचुरल can है। be some circumstances where you can do it by, मैं उसका अगर मैं रिवर्स में एग्जांपल दूं, जब मैं हाँ, घर खरीदता हूं अपना, हाँ। अब तो होम लोन लेता हूं ना, तो हुँ, मेरी अगर मैंने 50 लाख का घर लिया, 25 लाख मैं अपने लगाता हूँ, 25 लाख होम हुँ। लोन, तो ये बट नहीं कह सकता आपकी नहीं, इन्वेस्टमेंट बट नहीं है। आपकी फिर वो सेकंड कंडीशन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी आ गई, एंड यूटिलाइजेशन आ इंटेंट गया, आ बहुत गया। सारे इशू हाँ, आ गए। ओके। एंड फ्रीक्वेंसी पे आप बताएँगे लाइक इज़ देयर एनी कोर्ट जजमेंट की फ्रीक्वेंसी को कैसे माना गया है? हम रूल नहीं है, देखिए मैंने कहा ये लिटिगेशन प्रॉन है, हुँ, बहुत कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, टैक्स पेयर की तरफ से भी, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो आज की डेट में कुछ एक बोर्ड के सर्कुलर के हिसाब से कुछ पैरामीटर जो मैं बता रहा हूँ ये वहाँ लिखे हुए हैं कि जब असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन ले कि ये बिजनेस है या ये इन्वेस्टमेंट है। व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन म्यूचुअल फंड? नहीं, देखिए म्यूचुअल फंड के टैक्स इम्प्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है
म्यूचुअल फंड 2 कैटेगरी के हैं, इक्विटी ओरिएंटेड कहलाते हैं और एक कहलाते हैं डेट डेट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड, यस। डेट में तो उन्होंने सबको शॉर्ट टर्म मान दिया और उसमें कोई आपको कंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको नॉर्मल टैक्स रेट में चले गए। और इक्विटी में क्योंकि अब इंडेक्सेशन का खत्म हो गई है, तो उसमें वही पीरियड है कि अगर आपकी होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म का है तो वो 12.5% है, नहीं तो आपका शॉर्ट टर्म माना जाए। ओके, द सेम ट्रीटमेंट जैसे इक्विटी में, मतलब शेयर्स सेम परचेज सेम 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 में ट्रेड, सेम एज इन म्यूचुअल फंड। सेम रेट। उसमें कोई डिफरेंस आता है कि हम एसआईपी करें या लमसम पेमेंट कर दें म्यूचुअल फंड में? नहीं, उसमें कोई दैट डिफरेंस डज़न्ट नहीं है। मैटर मैम, ओनली द पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग उस जी। हिसाब से ले ली जाएगी। और हम डीमैट अकाउंट में फीफो सिस्टम यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट अबाउट क्रिप्टो? हाउ आर क्रिप्टो टैक्स्ड? देखिए, क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो भारत सरकार के लिए एलर्जिक है आज की डेट में। ओके। उसका कारण क्या है कि एज ए पॉलिसी ये डिसीजन नहीं हो पाया कि क्रिप्टो को अलाउ करा जाए या नहीं किया जाए। जैसे आईटी सेक्टर क्रिप्टो होता है कि बैन कर दें जी। क्रिप्टो को, कर दें या नहीं कर दें। लेकिन इनकम टैक्स में उसके प्रोविज़न इतने स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं कि जिससे क्रिप्टो इज़ वर्चुअली ए बैंड आइटम सो फार आई कंसीडर इन इंडिया। क्योंकि क्रिप्टो की इनकम फ्लैट 30% पे टैक्स होती है, कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ओके। और कोई आपको उसका लॉस का एडवांटेज नहीं मिलेगा। लॉस के एडवांटेज अगर क्रिप्टो में लॉस होता है तो आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी तरह से। विद इन क्रिप्टो कर सकते विद हैं? इन क्रिप्टो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अगेंस्ट मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक क्रिप्टो में मेरे को लॉस है तो मैं दूसरे में कर वो सकता हूँ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा उसके अंदर, बट क्रिप्टो में आप कह रहे हैं हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। हाईएस्ट। ओके सर, हाउस प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंक्लाइन रहती है कि लोगों के पास घर हो, एंड उसमें बहुत इंकरेज करती है विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स बेनिफिट एज वेल, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन, उसमें डिडक्शन है। देयर इज आई गेस सम स्टैंडर्ड डिडक्शंस आल्सो अवेलेबल। सो व्हाट ऑल डिडक्शंस आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू समवन वांट्स टू बाय अ हाउस प्रॉपर्टी? देखिए, आज की डेट में न्यू रेज़ीम आने के बाद ये एग्ज़म्पशन कोई अवेलेबल नहीं है। ओके। आज की डेट में अगर हाउस प्रॉपर्टी की एग्ज़म्पशन कोई अवेलेबल है, तो वो कैपिटल गेन में है कि आप अगर पुराना घर बेच के नया घर लेते हैं, तो आपको 10 करोड़ रुपए तक कैपिटल गेन की एग्ज़म्पशन मिल सकती है। दूसरा, आपको कोई शेयर, कोई और अदर देन हाउस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है और उसको आप नए घर में लेते हैं, बशर्ते आपके पास एक से ज़्यादा कोई और घर और नहीं है उस डेट में, तो आपको एग्ज़म्पशन है। बाकी कोई एग्ज़म्पशन किसी भी तरह की आज की डेट में नहीं है न्यू रेज़ीम के अंदर। ओके, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन होम लोन पेड? नहीं, इंटरेस्ट ऑन होम होम लोन पे न्यू रेज़ीम में अवेलेबल नहीं है कुछ भी। अच्छा, नहीं है वो जो ना, अप टू 2 लाख वो रुपीस 2 पे लाख होता वाली था। नहीं है ना, 24B हट गई है, वो नहीं मिलेगी अब। ओह, एग्ज़म्पशन कोई नहीं मिलेगी अब। अच्छा। देयर इज नो एग्जेम्पशन नाउ। एंड व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन? वो इन रेंट के इनकम के लिए वो ओके। 30% मिलती है, वो तो एक हर एक के लिए अवेलेबल है। अच्छा, उसमें तो आप बताएंगे? हाँ उसमें जी। तो आपको इंटरेस्ट की भी मिल जाएगी। देखिए, आप एक एक डिफरेंस है एग्जम्पशन का और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का। अभी जब हम 24B की बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि अगर आपने अपने लिए घर बनाया है, लोन लिया है और उसमें 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट देते हैं, तो वो पहले एक एग्जम्पशन मिलती थी 24B की। हम्म, अब दूसरा सवाल है कि आपने एक लोन लिया बैंक से, उससे मकान बनाया और उसे किराए पे लगाया। जी। जब उसकी इनकम कंप्यूट करेंगे तो आपको जो रेंट आ रहा है उसके अंदर 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और आपने जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ा लोन के अंदर वो भी आपको छूट मिलेगी पूरी पूरी, बैंक को जो इंटरेस्ट दिया उस पे भी आपको छूट मिल एग्जेम्पशन? जाएगी। अच्छा, उसकी कोई लिमिट है? नहीं, लिमिट नहीं होगी ना उसकी, वो तो आपकी एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गए ना एक तरह से। आपने सपोज करो आज 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया लोन लेके जी। और उसके ऊपर आप बैंक को 8% के हिसाब से 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं जी। और आपका मकान आज की डेट में सपोज करिए 1.5 लाख रुपए महीने से किराए पे लगा हुआ है, हम्म। तो आपको 18 लाख रुपए 18 की लाख का आ रेंट गया। की इनकम हो गई है। हाँ जी। तो 18 लाख पे 30% का 6 लाख, हाँ आपको जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 5 जी। लाख 40 हज़ार रुपए की, जी। जो घटा अगर वो घटा दूँ तो आपको 12 लाख 60 हज़ार रुपए रह गए। जी। 12-60 के अंदर आपने 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट की दिया है बैंक को, वो मिल जाएगा और 4 लाख 60 हज़ार पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी आईटीआर का टाइम स्टार्ट हो गया, तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू व्हाइल फाइलिंग आईटीआर, और क्या ध्यान रखना चाहिए हमें आईटीआर फाइल करते हुए? नहीं, सबसे पहले तो मैंने देखिए ये जो मैंने कहा था कि अपना डाटा कलेक्ट करना और जी। फिर मैच करना जो आपके पोर्टल पे है वो बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी गलती होती है कि कोई सैलरीड एम्प्लॉय या सिंपल एम्प्लॉय समझे कि मेरी कोई और इनकम नहीं है और वो सिंपल भर दे। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को उसमें अपना समय लगाना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके रखना चाहिए। जी। अब जैसे आज की डेट में जो सैलरीड आई है
वो बैंक में आती है आपकी। हाँ जी। बैंक में क्या-क्या क्रेडिट है, तो नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि बाद में आपको याद नहीं रहता, जब भी आप बैंक की स्टेटमेंट आती है तो उसके आगे आप मार्क करके रखें कि ये क्रेडिट कहाँ और डेबिट कहाँ जा रहा है। ओके। तो उसकी उन वो अगर वो पूरा हो जाए, फिर आपकी एआईआर की इन्फॉर्मेशन आपको आती है, वो उसको उससे मैच करें। 26 ईयर्स जो है आप उससे मैच मैच करें, उसके बारे में वर्किंग करें। तो ये चीज़ें अगर आप सब कर लेंगे, स्वाभाविक है, फिर आपको जी। रिटर्न भरने में शायद गलती नज़र नहीं आएगी उसमें। सर क्या सैलरीड एम्प्लॉइज़ को भी नोटिस आते हैं? क्यों नहीं आ सकते? इनकम में तो नोटिस आ ही सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर स्क्रूटनी बिज़नेसमैन के पर्सपेक्टिव से करती नहीं, है ऐसा गवर्नमेंट। सोचना गलत है। देखिए, हाँ। आज की डेट में जो सिस्टम है स्क्रूटनी का, हम उसको कैश कहते हैं, हुँ, कंप्यूटर एडेड सेलेक्टिव स्क्रूटनी। मीनिंग देयर बाय आपकी रिटर्न को रिस्क प्रोफाइल से मैच किया जाता है। हुँ, अब आपकी सैलरी इनकम आ रही है 24 लाख रुपए की, और आपकी डाटा इंडिकेट कर रहा है कि आपके खर्चे इतने नज़र आ रहे हैं जो उससे मिसमैच कर रहे हुँ, हैं। दे आर नॉट रीज़नेबल लुकिंग टू इट। तो एक इसकी एआई लगा के कंप्यूटर एडेड सिलेक्टिव स्क्रूटनी बनाई जाती है, जिसके पैरामीटर फिक्स किए जाते हैं, वो रन किया जाता है। उसमें अगर आपका आ गया, आपकी ड्राइंग कम नज़र आ रही है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। अब सैलरी वाले ने, अगर सपोज़ करो किसी आदमी ने, सैलरीड एम्प्लॉइज़ है, और उसने 10 लाख के शेयर खरीद लिए हैं, हुँ, और उसकी रिटर्न से नज़र आ रहा है कि इसका सोर्सेज़ इंडिकेट नहीं हो रहे हैं, तो नेचुरली स्क्रूटनी आ जाएगी उसकी। ओके। कैन द रिटर्न बी रिवाइज्ड अगर हमने गलत भर दी हाँ, सैलरीड रिटर्न एम्प्लॉयी में? रिवाइज़ की जा सकती है, लेकिन पीरियड बहुत छोटा है। आज ओके, की डेट में ड्यू डेट सैलरी वाले की 31 जुलाई होती है, जी। बिज़नेस वाले की 31 अक्टूबर है, और जिनकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग है 30 नवंबर है। लेकिन रिटर्न रिवाइज़ की जा सकती है दिसंबर तक ओनली। तो इ बहुत शॉर्ट पीरियड अवेलेबल है। एज़ अगेंस्ट दिस, एक अदर ऑप्शन जो सरकार ने अब खोला है, वो अपडेटेड करने का है। बट वो विद अ पेनल्टी है 25% की। अपडेटेड करने का क्या है सर? मतलब यानी कि आपने रिटर्न भरी है और बाद में आपको लगा है कि उस रिटर्न में कोई गलती रह गई है, ओके, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इट इज़ एज़ गुड एज़ रिविज़न, बट पॉजिटिव रिविज़न। ओके। क्योंकि जब रिविज़न करते हैं तो आप इनकम को कम ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ही अपडेटेड में आप कम नहीं कर सकते, उसमें भी शर्तें हैं कि किस पी आपके ऊपर कई शर्त लगती हैं कि आपको नोटिस आ गया तो नहीं कर सकते हैं, और आपको टैक्स एक्स्ट्रा ही भरना पड़ेगा, कम नहीं कर सकते, रिफंड नहीं क्लेम कर सकते ओके उसमें। एंड उसकी टाइमलाइन क्या है? उसकी टाइमलाइन अब सरकार ने पीरियड बढ़ा दिया है। अब उन्होंने, पहले जैसे था कि 2 साल तक ही कर सकते हैं, 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके, तो 1 साल के अंदर 25% 30%, अब उन्होंने पीरियड बढ़ा के 4 साल का कर दिया, तो उसका स्केल बढ़ा 25, 50, 60, 70 ऐसे कर रहे हैं। फॉर 31st March 2025 we'll be filing ITR on for example for salaried person 31st July 2025 तक ITR फाइल करनी है। When does the income tax do scrutiny और हमें नोटिस कब तक आ सकता है? मतलब इस टाइमलाइन के बाद टाइम बार्ड हो जाए केस या इस टाइमलाइन के बाद नोटिस नहीं आ सकता पिछले साल का? नॉर्मल नोटिस 3 महीने साल खत्म होने के बाद। अभी जो आपने लास्ट की रिटर्न 24-25 की भरी हुई है, जी, असेसमेंट ईयर 31 मार्च 24 की जो आपने 31 जुलाई जी, 24 को भरी है, जी। उसकी लास्ट डेट नोटिस इश्यू करने की 30 जून 25 है। 30th June 25 और ओके, जो अब आप रिटर्न भरेंगे 31 जुलाई को 25 को, उसकी लास्ट डेट होगी 30 जून 2026, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ओके, उसके बाद अगर नोटिस आएगा तो वो आएगा मेकिंग एलिगेशन कि आपकी इनकम एस्केप कर गई है। 148 का नोटिस हम उसे कहते हैं। ओके। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल स्क्रूटनी का नोटिस 3 महीने साल खत्म होने के बाद, असेसमेंट ईयर खत्म। ओके एंड नोटिसेस यूजुअली सर किन-किन टाइप्स के होते हैं? नहीं, एक स्क्रूटनी का नोटिस होता है जो जून 25 जैसे मैं बता रहा था, वो उसको कौन हम सा होता है? 143(2) कहते हैं। 143(2) ओके, वो नॉर्मल स्क्रूटनी होता है। उसके बाद अगर कोई नोटिस आता है तो वो पहले आपको एक शोकॉज़ देते हैं, आपको रिप्लाई देने के लिए कि भई आपके हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमारा बिलीफ है कि आपकी इनकम एस्केप कर गई है, व्हाट यू हैव टू से। देन यू आर ओके, सपोज्ड टू सेंड ए रिप्लाई कि भई ये एक्सप्लेनेशन ये है। उसके बाद वो एक फॉर्मल ऑर्डर पास करता है कि मैं आप सैटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, और फिर आपको वो रीओपनिंग का नोटिस देता है। आपके असेसमेंट को रीओपन करने का 148 नोटिस कहते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट आता है सर इसमें? देखिए, डिफेक्टिव रिटर्न का क्या है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेक्शन हुँ, 139(9) है। तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है रिटर्न में कि आपको पर्टिकुलर भरने का, आपकी स्टेटमेंट एनक्लोज करने का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्फॉर्मेशन देने का, जी, सिग्नेचर करने का, ये करने का। तो अगर वो आपको में अगर पूरा नहीं करते हो तो देन योर रिटर्न कैन बी डिक्लेयर टू बी ए डिफेक्टिव रिटर्न। ओके एंड रिफंड कब तक आ जाता है हमें? रिफंड आज की डेट में तो ऐसा भी है कि आप अभी भरें 2 घंटे बाद आ जाए आपको। अच्छा, इतना अभी स्पीडी आज हो की जाता डेट में है? सॉफ्टवेयर बहुत अपडेटेड है।
अगर आपके पर्टिकुलर मैच करते हुए हैं और बाय लार्ज कोई इश्यू नहीं है, तो लास्ट ईयर हमने देखा 24-25 के रिफंड बहुत जल्दी 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में आ गए थे काफ़ी। ओके, सो मतलब यूजुअली विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ? मैं सलाह दूँगा, जैसे अभी 25 साल का खत्म हुआ तो लोगों को 31 जुलाई की वेट नहीं करें और इमीडिएटली भर दें। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको रिफंड पता लगा आपको रिफंड याद क्या था क्या। Okay, and the forms and everything have been updated for ITR Yes, filing. all forms are now updated, all are available on the portals. Okay. So one last question. Since the ITR season is on, 3 common mistakes to avoid so that they don't get a notice from income tax department. पहला तो ये है कि होमवर्क पूरा होना चाहिए और इनकम को पूरी ढंग से कंप्यूट किया जाए। जी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन द सेकंड एस्पेक्ट इज कि वाइल फाइलिंग द रिटर्न मेक श्योर कि टेक्निकली उसमें मिस्टेक नहीं की जाए। आप बहुत सारे फॉर्म हैं, ऑप्शन हैं, आपको एक्सरसाइज करने होते हैं, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, ये फॉर्म भरना है, वो पूरा पूरा किया जाए। एंड द थर्ड एडवाइस इज कि दैट जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी जो रिपोर्टिंग करते समय आप 26 ईयर्स से मिसमैच करने के बाद उसको अवॉइड कर जाएं, वो पूरा कर जाएं, तो चांसेस कम है स्क्रूटनी नहीं आए। लेकिन ये भी तीनों करने के बाद डिपार्टमेंट आपके केस को समझता है, नॉट बिकॉज कि आपकी कोई गलती है, लेकिन आपकी वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन को देखते हुए या आपके देखने के लिए डिपार्टमेंट हैज अ राइट टू वेरीफाई, तो लेट देम वेरीफाई। तो जो स्क्रूटनी का नोटिस है उसको इतना एडवर्सरियल लेने की जरूरत नहीं है। इट इज Okay. ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बेसिकली वेरिफिकेशन। वो एक डिपार्टमेंट का राइट है वेरिफिकेशन करने का, तो वो कर सकता है। लेकिन 3 चीज़ों का अगर ध्यान कर लें जी. कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा ढंग से कंप्यूट वर्कआउट करें। जब मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात की पूरी करें, तो उसमें अंडर रिपोर्टिंग का कोई चांस नहीं हो जाए। Okay. एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग नहीं करें। बहुत सारी बातों के इंटरप्रिटेशन आप एग्रेसिव टैक्स ले लेते हैं कि नहीं ये तो मुझे एग्जाम डिडक्शन मिलेगी मिलेगी, ये नहीं मिलेगी हाँ. नहीं। वो भी कई बार इशू आ जाता है। आई थिंक ये इफेक्टिवली ये चीज़ों का ध्यान रखें तो स्क्रूटनी अवॉइड की जा सकती Okay, great, sir, great. It is super informative, and I guess everyone learned a lot from this. Thank you so much, sir, है। माय for प्लेजर। coming. Thank you so much, sir. It's a really honor to be here. Thank you, sir. Thank you.